तो गिरफ्तारी होने के बाद से लेके और 48 घंटे की शुरुआत 45 घंटे होते हैं, इसमें किसी व्यक्ति के परिवारजन को क्या क्या स्टेप लेने चाहिए? दोस्तों, स्वागत है आपका एनआई लीगल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम अपने साथी अधिवक्ताओं का इंटरव्यू लेते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में स्पेशलिस्ट हैं। आज हमने आमंत्रित किया है अपने साथ हमारे साथी अधिवक्ता मिस्टर हारिस शेख साहब को, जो कि क्रिमिनल मामलों के काफी जानकार एडवोकेट हैं और पुलिस की जो इलीगल डिटेंशन से लेके और जो इस तरह के जो काफी इलीगल चीजें होती हैं और संस्थाओं द्वारा या ऐसे कभी कभी हो जाती हैं, तो उसको कैसे रोकथाम है या जागरूक करने के लिए क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या तरीके हैं पब्लिक को बताने के लिए। हारिस साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसी क्वेश्चन के साथ में कि अमूमन देखा गया है कि पुलिस जो है वो इलीगली जो है किसी को बुला लेती है थाने में, तो ऐसे में जो है किसी व्यक्ति के पास में क्या राइट है अगर उसको इलीगली बुलाया जाता है, तो सबसे पहले उसको क्या क्या कदम उठाने चाहिए? जैसा कि आपने कहा जी जी कि जैसे पुलिस किसी को इलीगली बुला लेती है, ठीक है, तो ये बुला सकती है जैसे किसी पूछताछ के लिए। बिल्कुल। अब वो इलीगली में अगर डिटेन करती है, इलीगल डिटेन, अब उसको बैठाए रखा, अब जाने नहीं दे रहे, है ना? बिल्कुल। अब 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट में के सामने हाजिर करना है, अगर उसने डिटेन किया है तो। हाँ, हाजिर कर रहा है, ये एक रूल है। और उसके बाद भी उसको हाजिर नहीं करते हैं तो ये जो होगा प्रोसीजर लैप्स, प्रोसीजर के खिलाफ है। आप हाई कोर्ट में हार्बिस कॉर्पस में इलीगल डिटेंशन में, जो कि सब कुछ जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो आपका आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो वहां से ही ये पूरा आप सीआरपीसी जो पढ़ रहे हैं वो सब वहीं से है। तो इलीगल डिटेंशन में आप रिट फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में हार्बिस कॉर्पस के लिए। और अगर कोई आपको बैठाने की बात की तो वो तो आप बैठ गए तो बैठा ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपसे पूछताछ कर सकता है। नहीं, जैसे कि अमूमन सबसे पहले एक क्वेश्चन होता है कि अमूमन जैसे किसी व्यक्ति के पास देखा गया फोन आया थाने से, बोला गया कि आप थाने आ जाइए, आपके खिलाफ केस हो गया है, तो क्या यहाँ पे व्यक्ति को पास अधिकार है कि वो पहले से इंक्वायरी करेगी किस तरह का केस बुक हुआ है या क्या है, या सीधा उसको जाना मजबूरी है? यू हैव राइट आर बीन आस्क्ड फ्रॉम योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। आप ग्राउंड पूछ सकते हैं कि किस ग्राउंड पर मेरे पर जो है एफआईआर हुई है, क्या हुआ है, वो आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद को जो है वो आप मिल सकते हैं। अच्छा। तो पहली चीज तो ये है कि वो नोटिस देंगे आपको कि आपके खिलाफ ये है। अच्छा, ठीक है, तब जो है आप थाने जाएंगे, फिर आप वकील से बात करेंगे कि देखिए मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई है, पुलिस हमें बुला रही है और ऐसा करें। और फिर ऐसा अगर बुला रही तो आप जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लोग नहीं जाते हैं, एक केस हमारे पास है तो वो नहीं गए, कहेंगे मुझे डर है पुलिस कहीं अरेस्ट न कर ले। बिल्कुल, ये बहुत कॉमन चीजें हैं। मतलब वो फिर हमसे रास्ता कायम करते हैं कि जो है वकील साहब बताइए, वो तो मैं देता हूँ, घबराइए मत, आप पहले उनसे पूछिए किस ग्राउंड पे उनको बुलाया जा रहा है। ठीक है, अगर वो इलीगली आपको डिटेन करते हैं तो कर नहीं सकते, सब रूल है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना होगा हमको। लेकिन वकील साहब, एक चीज और क्वेश्चन यहाँ उठता है कि ये चीज जैसे अगर मान लीजिए कि सिटीजन के पास कोई एक कंफर्म हो जाए कि पुलिस उसको बुलाया है, क्योंकि ज्यादातर केसों में पुलिस मुकर भी जाती है कि बुलाया ही नहीं था, जब आप हाईकोर्ट वापस में या कोई हल्का में जाते हैं तो नॉर्मली कह देते हैं कि नहीं हमने बुलाया, छोड़ देते हैं। तो ये प्रूफ कैसे होगी? जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई कि लिखित अगर नोटिस आई तो प्रूफ हो ही गया कि यहाँ बुलाया जा रहा है। 41B जो है नोटिस, अगर नोटिस के बगैर जो है पुलिस के अमूमन केसों में होता है कि वो ऐसे ही कहते हैं कि आइए, आप नहीं आएंगे तो हम आएंगे, आपके घर में आते हैं। तो इस तरह से जो होता है थ्रेड होता है, उसमें कैसे श्योर हो कि उन्होंने बुलाया, इसको कैसे श्योरिटी कैसे हो, किस माध्यम से? क्या रिकॉर्डिंग करें बंदा या कैसे? मतलब क्या हर चीज आजकल देखिए इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस नहीं, बिजनेस में कितना बिल्कुल। आपको अगर कॉल भी करेगा तो आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग है। आजकल तो हर फोन में लोग रिकॉर्डिंग लगा ही रहते हैं। बिल्कुल ठीक है कि आप कह सकते हैं ना, पुलिस किसी तरह अगर आपको डिटेन करने, धमकाने के लिए एक्सटॉर्शन का करती है कि आपको अरेस्ट कर लेंगे, आप आइए या ये बताइए ये है, तो इसका मतलब पुलिस आपकी जो एलिगेशन लगे हैं या आपके खिलाफ जो कंप्लेन है उस पे एक्शन न लेके वो पर्सनली आपको डराने की अगर कोशिश कर रही है तो वो चीज गलत हो जाती है। लेकिन वो प्रूफ भी तो होना जरूरी है आपके पास। वो आपको जो मोबाइल पे बात हुई है, ठीक है, पुलिस अगर आपसे कहती है कि आपके खिलाफ ये कंप्लेन एफआईआर, आप आइए, तो आप सफाई दे दीजिए, बता दीजिए किस ग्राउंड पे क्या है। अगर पुलिस बता देती है आपको कि इस ग्राउंड से आपके खिलाफ एफआईआर है, तो आप उसका फोन पर जवाब दे सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि मैं फलाने दिन खाली रहूंगा तब मैं आपसे मिलूंगा।
मतलब क्या जितनी भी धाराओं में केस बुक होता है मान लीजिए, तो क्या उसकी नोटिस देने का प्रावधान है व्यक्ति को कि आप पूरा निकालिए थाने पे हाँ, जो आपको पुलिस को पहले नोटिस देना होगा, देना होगा? ठीक है। और कुछ ऐसे मामले हैं हम्म, जैसे कॉग्निजेबल है, जहां पर ऐसा पुलिस को लग रहा है कि फर्दर ये जो बंदा फ्रॉड हाँ बंदा भाग जाएगा या वो कोई ऐसा क्राइम कर सकता है जो 7 साल की सजा के ऊपर का है, बड़ी सजाओं में, ठीक है। तो पुलिस के पास प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर 151 के अंदर पावर है कि उसको वो अरेस्ट कर ले। ओके। लेकिन उससे नीचे की है धाराओं में है तो पुलिस पहले नोटिस सर्व करेगी। नहीं, वो आपने बहुत अच्छे से समझाया कि जाहिर सी बात है कि कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे पुलिस को अगर त्वरित कार्रवाई नहीं की तो भागने का भी आशंका रहता है। हाँ। लेकिन मतलब जो अमूमन वही बात आ जाती है कि जो बच्चे की कभी कभी थाने में बुलाया जाता है, फिर भेजा जाता है, फिर बुलाया जाता है, फिर भेजा जाता है, और इसको प्रूफ रिकॉर्ड में नहीं रखा जाता। हाँ सही कह रहे हैं। अब तो अमूमन खैर काफी गाइडलाइन हो गई है कि अब तो सीसीटीवी कैमरे के लिए भी थानों में लगा दिए गए हैं और ज्यादा इंश्योरिटी भी की जाती है कि ये प्रॉपर रूप से काम करें, तो खैर उससे भी प्रूफ हो जाता है। बाकी अगर घर के व्यक्ति घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाया तो उससे भी प्रूफ हो जाता है कि पुलिस को ले जाती है साथ में, या आपने जो बताया कि फोन के माध्यम से भी हो जाता है। पहले बहुत होता था, लेकिन पहले तो ज्यादा ही कुछ होता था। अभी भी मतलब अभी भी गांव क्षेत्र के जो हाँ, गाँव में है ऐसा मामला। एरिया के वहाँ पे क्या है, पुलिस को ज्यादातर ऐसा देखा गया, आपने गलत उदाहरण देखा होगा कि पब्लिक को पुलिस बुलाती है, फिर छोड़ती है, फिर बुलाती है, और 4-5-6 दिन तक चलता रहता है ये काम, और केस पता लगा कि उसके बाद वो फिर उगाही करके या पैसा वैसा लेके उसको जो है बंदे को पहले छोड़ देते हैं। तो इस तरह के हरासमेंट को जो होता है या ये इलीगल, इसको डिटेंशन ही बोलेंगे, इलीगल तरीके से जो कैप्चर करना हुआ, इसको कैसे मतलब प्रैक्टिकल में कैसे रोका जाए? ये इसके लिए हमने हमारे साथ के जो जी जी एडवोकेट्स हैं जी जी उनके साथ मैंने शेयर किया था ओके। कि इस तरह का होता है, जैसे कहते हैं अब थाना दिवस है, हाँ हाँ सैटरडे या समथिंग, बिल्कुल तो उस दिन जो है एक कचहरी समझ लीजिए पुलिस स्टेशन में चलती है, हाँ बिल्कुल जो कि गलत है। बिल्कुल जैसे आपने कहा कई बार बुला रहे हैं, कई बार ये कर रहे हैं, हाँ ठीक है ना, और पता चला छोटी मोटी धाराएं हैं और बेचारा कोई गरीब गाँव का है या कुछ है, तो वो उसी में वो हिला जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात सामने फिर इसीलिए पर्पस होता है कि सामने वाला कुछ पैसे दे और फिर उसके साथ ये सब मामले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मैं एलिगेशन पुलिस पे लगा रहा हूँ, ऐसा होता है। बिल्कुल हम तो सर्विस के भी मैटर देखते हैं ना, तो उसमें पूरा सब सामने आ जाता है। ये चीज मैं कहना ये चाहूंगा कि उसमें जो हम अपने एडवोकेट्स के साथ जो बैठे हुए थे, उसमें एक निष्कर्ष ये निकाला था कि जो थाना दिवस होता है इसमें जो पुलिस मीडिएशन का काम करती है, बिल्कुल बेस्ड ऑन कॉस्ट जुडिशियल सिस्टम, बिल्कुल एक एडमिनिस्ट्रेटिव वाला होता है उसमें, तो इसमें जो है गवर्नमेंट ऐसा करे कि कुछ एडवोकेट्स को वहां पे जो थाना दिवस होता है तो वहां पर उसको नियुक्त करें। तो क्योंकि एक लॉ की जानता हुआ बंदा वहां रहेगा तो उनका मीडिएशन अच्छे से हो जाएगा। जैसे हमारे कोर्ट में मीडिएशन होते हैं, फैमिली मैटर होते हैं, है ना, तो लोक अदालत होती है, बिल्कुल। इसी तरह उनका निपटारा जो बेवजह, क्योंकि आप जानते हैं कि कितना रश हो चुका है केसेस का, पेंडेंसी कितनी ज्यादा हो गई है, तो कुछ जो होते हैं केसेस वहां पर समाधान हो सकता है, पार्टीज एग्री हो जाएंगे, ये जो भी है, जैसे खासतौर से गांव में क्षेत्र में है या शहर में भी है, तो उसका निपटारा वहीं हो सकता है। अच्छा, बहुत अच्छा तरीके से समझाया। क्योंकि दर्शकों एक चीज आपको बीच में सूचित करते हैं कि आरिफ भाई जो है हमारे वो हाईकोर्ट भी डील करते हैं, ठीक है, यूपी के दोनों हाईकोर्ट डील करते हैं, प्लस बाकी ये और भी एनआई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और काफी कोर्टों में भी इनका काफी ज्यादा अनुभव है, और इन्होंने बहुत प्रैक्टिकली ग्राउंड में भी काम किया है, तो इनको मतलब छोटा मोटा कुछ भी जानकारी है कि ग्राउंड से लेके और थाने से लेके तहसील से लेके और बाकी हायर कोर्ट तक की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रावधान है। इसीलिए आज हमने इनको भी किया है और हमारे एनआई लीगल के बहुत ही वरिष्ठ संस्थापक में से भी हैं। तो इसको आपको जो जानकारी मिल रही है इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए। अगर इनकेस आपको लगता है कि कोई आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है या प्रश्न है और हम मान लीजिए कन्वर्सेशन में नहीं पूछ पाए, तो इसको आप जो है हमको व्हाट्सएप के माध्यम से या हमारे मेल के माध्यम से या जो है फोन नंबर के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम अगले हिसाब से उसका उत्तर लेके आपको सूचित करेंगे, और जरूरत हुई तो एक लाइव सेशन रख के और भी आपकी जो शंकाओं का समाधान किया जाएगा। जब साहब ये बताइए कि अमूमन बहुत ये भी प्रैक्टिकल आता है, प्रैक्टिकल वे में काफी ज्यादा समस्या आती है कि पुलिस अगर मान लीजिए किसी को पकड़ ली तो उसको तो वो थाने वाने में लेके उस थाने से सीधा उसने जेल भेज दिया मान लीजिए, और उसके फैमिली मेंबर्स को ये चीज फौरन नहीं बदल पाती कि आखिर किस धारा में बंदा हमारा भाई या जो भी है वो हमारा परिजन गया है, क्या इस पे केस है, और वो टहलाते रहते हैं, उनको जो है पुलिस वाले नॉर्मली बताते नहीं है। तो इसको क्या कानून में क्या प्रोविजन है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए कि जो धारा की एफआईआर की कॉपी है या कौन सी धारा उस पर लगी है कैसे मतलब पता किया जाए? अमूमन होता है कि वकील साहब जब जाते हैं, अगर कोई जो है पीड़ित का बच्चा जो है वो ले जाता है तो वो अपने माध्यम से पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका सही तरीका क्या है जानने का? देखिए, कोई भी एक्यूज जिसे पुलिस बना रही है, बिल्कुल जिसे अरेस्ट कर रही है, बिल्कुल उसका तो पहले सूचना देना होता है, बिल्कुल, कि घर वालों, बिल्कुल ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है, ठीक, अरेस्टिंग मेमो भी तैयार करना होता है, बिल्कुल, ठीक है। और
जो भी पुलिस उस पर आरोप लगा रही है जो भी है, तो उसको कॉपी देना होता है, ठीक है। और जैसे आपने बताया फैमिली को सूचित करना, बिल्कुल। तो चाहे पुलिस अरेस्ट कर रही हो या पुलिस उसको समन भेज रही हो, बिल्कुल नोटिस कर रही हो, तो उसमें सब में उसको मेंशन करना होता है बिल्कुल कि आपके खिलाफ ये धाराएं में आपके वो हो रही है, बिल्कुल। ठीक है। तो अगर जैसे कोई बड़ा संगीन होता है, जैसे आपको मैंने बताया 7 साल के ऊपर धाराओं में बड़ी कॉग्निजेबल में, तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है। 151 की मैंने बताया पावर जो है उसमें। बाकी उनको फैमिली को जरूर बताना होता है। नहीं, लेकिन होता तो है बताना, लेकिन हम बताते नहीं है। तो बता, जैसे अब तो काफी पारदर्शिता हो गई है कि अब तो 24 घंटे के बाद आपको जो है पोर्टल पे भी आपको पता चल सकता है कि थाने में क्या कुछ धाराओं को छोड़ के, संगीन धाराओं को छोड़ के आपको पोर्टल यूपी कॉप का ऐप्स के माध्यम से बाकी चीजों से भी आप पता कर सकते हैं कि किसी थाने में कौन सी एफआईआर हुई है। लेकिन जो पोर्टल पे अपलोड होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो है जो उसके जो जब तक वो अपलोड नहीं होती है मान लीजिए, तब तक फिजिकली रूप से जो है पुलिस द्वारा थाने में अमूल पार्टी या पार्टी के मेंबर्स को नहीं बताया जाता है। ये आपने देखा होगा, इसको महसूस भी किया होगा। तो अगर मान लीजिए दादा, तो वो क्या मतलब करे, मतलब हायर अथॉरिटी को सूचित करे या पुलिस से आरटीआई से पूछे या किस तरह से, किस माध्यम से वो जान सकता है? नहीं, अब तो ऐसा नहीं रहा कि मतलब कई दिन तक पुलिस अरेस्ट कर दे, किसी को मालूम तब फैमिली में कि कहाँ है, ठीक है। तो अब तो ये है कि आप ये समझिए कि पुलिस को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना, 24 घंटे हाजिर, ठीक है। और इनकेस नहीं करती है तो आप जो है उसके लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं, हार्विस कॉर्पस में, बिल्कुल, ठीक है। उसका बिल डाल सकते हैं, बिल्कुल, सेशन में डाल सकते हैं, बिल्कुल, ठीक। उसमें मेंशन कर सकते हैं कि देखिए ये प्रोसीजर लैप्स है और पुलिस ने इसका पालन नहीं किया, ठीक है, ठीक। दूसरी बात, अगर जैसे बहुत बड़ी जैसे यूएपी है समथिंग बड़ा संगीन होता है, तो उसमें जो है एक्यूज की मेडिकल भी कराना होगा कि 48 घंटे के अंदर एक्यूज चाहे तो अपना मेडिकल के लिए कह सकता है, ताकि इससे ये श्योर हो जाए कि एक्यूज को पुलिस ने मारा तो नहीं है, उसके ऐसा तो नहीं किया है, टॉर्चर तो नहीं किया है। ये सब चीजें के लिए ही लोग डरते हैं कि कहीं ऐसा ना करे। अच्छा, बिल्कुल। ये जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश कराना होता है 24 घंटे के अंदर, इसका क्या लॉजिक है? मतलब क्या इसका उद्देश्य ये है कि ये समझा जाए कि उस केस की स्क्रूटनी मजिस्ट्रेट के पास अधिकार होता है कि वो स्क्रूटनी करे कि केस कहीं फर्जी तो नहीं है, और क्या अगर ऐसा है तो क्या उसको निरस्त करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को होता है? ऐसा होता है कि वो चाहे तो वहीं पे केस को जो है आगे जेल जाने से पहले उसको निरस्त कर सकता है, सारी धाराओं में या कुछ शेष धाराओं को छोड़ के? नहीं, देखिए संगीन धारा अगर कोई है तो पुलिस मजिस्ट्रेट जो है वो ऐसे नहीं छोड़े भाई, उसके लिए आपको बेल लेना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। मतलब अगर ये चीज प्रथम दृष्टया साबित हो कि पुलिस ने इसमें मनमानी की है या झूठी एफआईआर दर्ज कर दी है और मजिस्ट्रेट साहब को समझ में आ जाए बात, बतौर जो है वो जैसे कि एफआईआर क्वैश होती है कोर्ट में, हम लोग करते हैं नहीं, वो अभी मैं उसके आऊंगा, पहले मैं मजिस्ट्रेट के ही चेक पॉइंट जो कि बना है वो 24 घंटे के सामने, तो ये समझ आया कि मोटा मोटा की उनको प्रेजेंट करने मतलब वो स्वतः देख सकें कि हाँ कुछ मेडिकल का ग्राउंड भी एक बार चेक कर सकें और इसको ज्यादा मारा पिटा तो नहीं गया या कुछ नहीं है। एक तो ये समझ आता है कि अगर सीधा जेल में दिया जाएगा मान लीजिए, तो हो सकता है कि उसको कोई देखने वाला नहीं था, तो इस तरह मजिस्ट्रेट का एक चेक पॉइंट लगा दिया गया कि वो पहले चेक करें मजिस्ट्रेट साहब कि बंदा अपने सलामत है कि नहीं है, हमारा बेटा तो नहीं गया, है तो कुछ वो बता भी सकता है, बताते हैं तो सामने जो उसकी पेशी होती है शायद इस वजह से भी समझ आता है। एक बात दूसरी चीज समझ आती है कि शायद केसेस को एनालिसिस मजिस्ट्रेट साहब कर सकें कि इसको कहीं ऐसा तो नहीं गलत तरीके से केस बुक कर दिया गया और कुछ केस अगर चाहे तो बंदा भी कर सकते हैं। तो यही आधार होते हैं इनकी वजह से ये पॉइंट रखा गया है, पॉइंट एक तरह से। लेकिन जब ये एफआईआर लिखाई जाती है जी उसके बाद से ही कोर्ट में उस चीज का जो है मांगा जाता है कि क्या क्या स्टेज है। ओके, सीडीज में पर डे डेली जो है वो उसमें मेंशन करता है प्लीज। अच्छा, ठीक है। तो ये स्टेटस तो मजिस्ट्रेट के पास आ ही जाता है कि एफआईआर हुई है और उसमें क्या हो रहा है। अब जो है मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर की बात होती है, तो मजिस्ट्रेट के सामने वो हाजिर करेगा तो बड़ा संगीन होता है, तो उसमें आपको बेल कराना पड़ेगा। अगर बेलेबल होते हैं तो मजिस्ट्रेट जो है रिलीज कर सकता है बेल बॉन्ड पे भी, वैसे भी उसको ये पावर होती है। तो ये जो जैसे कि एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत होता है ज्यादातर थानों में कि आज उन्होंने पुलिस ने पकड़ा और उसको बुक भी करना है, केस चार्ज जो है लगाने हैं, धाराओं में बुक करना है, एफआईआर करनी है, लेकिन उनका थोड़ा सा पहला कोशिश होती है कि कुछ जो है मसला मतलब ले दे के कुछ मामला जो है भी बन जाए, या वो दिखाते हैं कि हमने देखिए धाराएं और लगा सकते थे, कम कर दी, इस तरह की बातें होती हैं। तो अगर इसमें जैसे होता है कि मान लीजिए कि आज बुधवार को बंदा पकड़ा गया और पता चला कि 2 दिन बाद उसको जो है फ्राइडे को उन्होंने केस को रजिस्टर्ड मतलब उसको जो है दस्तावेजों में अंकित किया, अपने जो रजिस्टर्ड होते हैं उसको चढ़ाया, उसके बाद उसकी जो है ईडी में चढ़ाया और आगे जाके उसको पोर्टल में जो अपलोड कराया। तो इस दौरान का जो गैप होता है
उसके बाद 24 घंटे के बाद उन्होंने पेश भी करा दिया, लेकिन तब तक वो इलीगली 3-4 2 दिन 4 दिन 5 दिन वो रह चुका था थाने में। तो इस वाले ड्यूरेशन में जैसे आपने बताया कि एक तो तरीका है क्या वापस जाके वो वहां से पूछ सकते हैं पुलिस के माध्यम से, या क्या है पुलिस के ही वरिष्ठ अधिकारी जैसे एसएसपी हो गए, एसपी रैंक के हो गए, सीओ हो गए, इनको भी सूचित किया जा सकता है कि थाने में पर्टिकुलर बंदा उठाया गया है। हाँ, और इसका भी फायदा होता है। अच्छा, देखिए सब अरेस्टिंग और सब मामले के अलग अलग है। बिल्कुल जिसका जितना संगीन मामला होता है तो उसको उतने ही उस वक्त का जो है बिल्कुल पुलिस ऑफिसर होता है उसको बिल्कुल देखता है। बिल्कुल यूएपीए का मामला है तो एसपी देखेगा उसके ऊपर देखो। बाकी का जो मामला होता है तो आईओ देखता है, ज्यादातर आईओ देखता है। ठीक है, तो उनको भी सूचना देना होता है कि फलाना बंदा अरेस्ट हुआ है। और दूसरी बात 24 घंटे में जो है मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना ये बहुत मस्ट है। मतलब रीजन बताना पड़ेगा क्यों नहीं आपने हाजिर किया, एक्सक्लूडिंग जो टाइम ट्रेवल आप पहुंचाने के लिए कोर्ट में, उसको एक्सक्लूड करके 24 घंटे। मतलब कि अगर किसी परिवारजन को लगता है कि ये उसका कोई भी जो है फैमिली मेंबर जो अरेस्ट कर लिया गया और इलीगल किया गया, तो वो चाहे तो मतलब वो अपर लेवल पे तो में सीओ में और एसपी के पास जाके शिकायत कर सकता देखिए है। अगर डिटेंशन इलीगल है, हाँ डिटेंशन जो है प्रोसीजर लैप्स होकर हुआ है, 24 घंटे वाला हो या 24 घंटे से ऊपर रखा, फिर उसका मेडिकल भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इन सब चीज के लिए आप हाईकोर्ट आइए, हाईकोर्ट में उसकी हार्बिस कॉर्पस है, प्रावधान है। हाँ प्रावधान है। अगर क्वैश होने वाला है, एकदम फर्जी है, तो क्वैश भी हो जाएगा। अच्छा, क्वैश के बाद मान लीजिए फर्जी मामला था, क्वैश हाईकोर्ट ने कर दिया अभी, अब लेकिन जो पुलिस ने या सिस्टम ने जो उसके साथ गलत किया, तो इसको लेके प्रत्युत्तर में भी कोई केस वो जो है बता कर सकता है। नहीं, कोई केस को तो नहीं है, कंपनसेशन का जरूर कंपनसेशन का कर सकता है। कंपनसेशन का बाकायदा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि राइट कंपनसेशन जो है ये राइट है, चाहे वो किसी रेट में किसी पीड़ित महिला का हो, माइनर का हो, या किसी एक्यूज का अगर है अनवांटेड डिटेंशन में वो उसकी 5-5 साल तक सजा रही, मेंशन है, एविडेंसेस भी नहीं है, उसका कुछ नहीं है, तो ये 5 ऐसे केसेस हैं जिसमें पाया गया कि अनवांटेड डिटेंशन में बिल्कुल वो रहा, बिल्कुल, तो उसको कंपनसेट, उसकी लाइफ स्पॉइल हो गई, तो उसको बिल्कुल कंपनसेट। क्या जिम्मेदार अधिकारी जो होते हैं पुलिस के, उनकी सर्विस बुक में भी एडवर्स एंट्री की जाती है अगर वो किसी को गलत बुक करते हैं? हो जाता है इस बात का। भाई वही चीज है, तो सबको मेंशन करना पड़ता है कि आपने अरेस्ट किया है, उसका क्या रीजन है, आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी को अंदर कर रखा है, ठीक है, या उसको अरेस्ट आपने कर लिया, तो उसको दिखाना पड़ता है कि किस वजह से आपको एप्रीहेंशन हुआ कि सामने वाला जो है मर्डर कर देगा या क्या कर देगा या कोई ऐसा एक्ट कर देगा, तो वो चीज को शो करना पड़ता है। ओके, अच्छा, अमूमन लोग सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, उनके परिवारजन डाल देते हैं, तो क्या ये ऐसा कर सकते हैं? नहीं है, क्योंकि प्राइवेसी का है, प्राइवेसी एक्ट है। किसी को अगर पुलिस ने डिटेन किया है या कोई एफआईआर हो गई है या कोर्ट में मामला चल रहा है, पेंडिंग एंटिल कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, तब भी कोई एक्यूज जब तक निर्णय नहीं आ जाता है हम उसको दोषी नहीं कह सकते। बाद में मान लीजिए वो दोष मुक्त हो जाता है, उसकी एक छवि खराब हो जाती है, तो इस तरह का तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, परिवार की किसी परिवारजन की गिरफ्तारी को लेके परिवार को जो सूचना देने का जैसे आपने बताया तरीका है, कानूनी अधिकार है उनका, तो इसका प्रेजेंट मतलब कैसे, लिखित में है या वर्ली है या दोनों तरीके से है? नहीं, लिखित में है। तो अमूमन जो पुलिस वाले कभी भी इस तरह का देते तो है नहीं वैसे। हाँ नहीं, ओरली कह रहे हैं, बता दिया, लेकिन रिटर्न में भी। तो इसको इंश्योरिटी क्यों नहीं की सिस्टम में, इसको क्यों नहीं रखा गया है कि इसको पता किया जाए कि वाकई में परिवारजन को सूचित किया गया है कि नहीं? ये तो जब बेल डालते हैं या ट्रायल होता है तो उसमें सब मेंशन करते हैं कि भाई कोर्ट के सामने ये कहते हैं कि हाँ देखिए ये अरेस्टिंग हुई है, ये प्रोसीजर लैप्स है, इन्होंने नोटिस नहीं दी, इन्होंने अरेस्टिंग मेमो नहीं तैयार किया, इन्होंने रिकवरी किया दिखाया नहीं, कहाँ से अरेस्ट किया नहीं दिखाया। ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, कहाँ से अरेस्ट वाला जो मामला है कि हमने अरेस्ट कहीं से किया, दिखा कहीं और रहे हैं। तो ये सब चीजें जो होती हैं उसमें मेंशन करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और इनकी लैप्स अगर हुई है तो आप इनको ड्यूरिंग ट्रायल जो है इसको बेल के टाइम पे और उसके आगे तरोड़ों में। हाँ, लेकिन आपको ये भी बता दूं ऐसा भी नहीं कि कुछ जो प्रोसीजर लैप्स है, कोई भी तरह का प्रोसीजर लैप्स है तो उसकी वजह से जो है दोष मुक्त हो जाएगा या वो, ऐसा नहीं। जिस प्रोसीजर लैप्स से उसका फंडामेंटल राइट वायलेशन होता है या बहुत ग्रीवियस उसको नुकसान होता है, उस चीजों में जो है कोर्ट उसको फिर बिल्कुल फेवर करती है। अच्छा, आपने देखा होगा कि अपने पोलिटिकल टाइम में ड्यूरिंग अपनी वकालत के
कि एनडीपीएस करके एक सेक्शन है, ठीक है, नशीले पदार्थ रिलेटेड चीजें। इसमें अमूमन देखा गया है कि पुलिस बहुत कभी कभी अमानवीय हरकत करती है, किसी भी सही आदमी को फंसा दिया। तो इसको इनमें क्या क्या प्रावधान है किसी भी व्यक्ति को अपने आप को बचाव करने के लिए? देखिए, ये चीज आपने बताई थी, नार्कोटिक्स जो एनडीपीएस वाले हैं, सब्सटेंसेस, ये जो है ये ड्रग्स हैं। बिल्कुल। ड्रग्स जैसे आप मेडिसिन लेते हैं वो भी, बिल्कुल, लेकिन वो एकदम प्योर फॉर्म में नहीं है, वो बिल्कुल। मेडिसिन प्रोसेस के बाद वो होते हैं। ठीक है, ठीक, इसका इस्तेमाल मेडिसिन ड्रग्स के लिए होता है। बिल्कुल। ठीक है। अब जो चीज है, जैसे हम मान लीजिए प्रतिबंधित चीजें हैं, कि इनको ऐसे सेल नहीं कर सकते, उनका लाइसेंस होता है। जो लोग उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, जो, तो उनका पूरा लाइसेंस होता है। ठीक है। उनको सेल करने का भी लाइसेंस होता है, उनको हार्वेस्ट करने का भी लाइसेंस होता है। सब कुछ होता है। वो कितनी मात्रा में, कितना वो उससे पैदावार करते हैं, उसको जो गवर्नमेंट की देखरेख में सब कुछ होता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। ठीक। अब बात आती है कि अरेस्टिंग और इस चीज की, कि उसको प्रतिबंधित कैसे किया जाए, उसके लिए क्या क्या छूट दी है, दोनों चीजें। तो उसके लिए आप ये समझिए कि कौन कितनी मात्रा में पकड़ा गया है। ठीक है। जैसे एक इंसान जो है 1 किलो से कम का अगर जो है चरस है जी, तो वो बहुत ज्यादा माइलेज। अच्छा। और हीरोइन जो है 10 ग्राम भी हीरोइन आपके लिए जेल में पहुंचाने के लिए काफी है। ठीक है ना, क्योंकि वो आपकी 10 ग्राम क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी कमर्शियल। मतलब कमर्शियल क्वांटिटी का निर्धारण जो है वो मादक पदार्थ के हिसाब से, हाँ, जो जिस तरह का पदार्थ। लेकिन आपकी बहुत कम क्वांटिटी जैसे चरस की है, हाँ, कम भी रही है, तो आपको पुलिस पूछ सकती है कि आपके पास ये ठीक है, किस वजह से आपने इसको आपके साथ। नहीं, बिल्कुल आपसे क्या उसका मतलब प्रावधान बनाया गया है कि पुलिस वाले पहले तो 2 स्वतंत्र गवाह को भी साथ में रखें अगर उन्होंने पकड़ा है इस तरह के व्यक्ति को। अमूमन देखा गया है कि आपने भी देखा होगा कि वो लिखते हैं बलाई बुराई की तरफ से किसी ने जो है वो नहीं दी। ठीक है, इसके पास पुलिस की और उसके अलावा पुलिस को खुद भी अपनी तलाशी लेनी होती है किसी को पकड़ने से पहले, कि उनके पास ये भी वो, लेकिन उसको भी वो एक दूसरे की तलाशी लेके दिखा देते हैं कि हमने इनकी तलाशी ली, इन्होंने हमारी ली। तो इस सिस्टम में यहीं पे कहीं ना कहीं जो है कुछ फेलियर की वजह से सही आदमी कभी भी फंस जाता है कि पुलिस वाले गए और उसने रख दिया और वो बंदा जो है वो सिस्टम के में आ गया लैब्स में और वो अपना पीड़ित हो रहा है। तो इन सब चीजों को मतलब अब तो खैर जैसे मोबाइल का चलन हुआ है तो काफी चीजों की रिकॉर्डिंग भी हो जा रही है, तो इसको काफी प्रभाव पड़ा है। तो कुछ अच्छी भी हुई है कि सीसीटीवी कैमरे में काफी रिकॉर्डिंग माने रखती है, कोर्ट भी कंसिडर करती है। लेकिन और भी लोग कैसे प्रभावशाली बनाए कि जो इस तरह की मतलब ठीक है, जो कर रहा है गलत काम, बिल्कुल उसको जो है डिटेन होना चाहिए, बिल्कुल उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन कम से कम कोई सही आदमी जो है जिसने कोई इस तरह की गलती नहीं की है, उस तरह के धाराओं में पकड़ दिया जाए तो ये समाज के लिए भी ठीक नहीं है। और अमूमन कहीं ना कहीं वो एक सिस्टम का क्लैश में आ जाता है, फिर बाद में दिक्कत तो सभी को होती है। तो ऐसा पीड़ित मतलब जो नहीं है, जो वो क्यों इस तरह के उसमें आए, तो इसको कैसे इंश्योर किया जाए? इसी को तो अनवांटेड डिटेंशन कहते हैं। बिल्कुल, इसी के लिए तो कहते हैं कि आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। बिल्कुल, आपको एप्रीहेंशन है, बिल्कुल, कि आपके साथ जो है किसी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा, किसी से रंजिश है या क्या है, किसी ने आपको धमकी भी दे दी हुई है इस चीज के लिए, या आपको पुलिस ने वाकई अरेस्ट ही कर लिया है, आपको दिखा दिया कि आपके पास 10 ग्राम और या उसके ऊपर जो है हीरोइन बरामद हुई है। बिल्कुल, ठीक है, तो इन सब चीजों में क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। अच्छा, कौन सी जैसे मान लीजिए झूठे मामलों में जिसमें पुलिस ऐसा करती है, तो ऐसे मामलों में कौन से सबूत ऐसे होते हैं जो पीड़ित के लिए ड्यूरिंग बेल और ड्यूरिंग ट्रायल काम आते हैं? दूसरा उस पर रोशनी डालिए, मतलब किस तरह के सबूत मिसाल तौर पे, जैसे कि मान लीजिए किसी झूठे मामले में किसी को फंसाया गया, तो उसमें ऐसे क्या क्या पुलिस उसमें कौन सी गलतियां कर जाती है, चाहे के भी या ना चाहे के भी, कि बाद में वो पीड़ित के लिए कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं? तो या उसको क्या ऐसा मतलब किस तरह के साक्ष्यों पर ज्यादा जोर देना चाहिए? देखिए, पुलिस अगर जैसे किसी को गलत डिटेन कर है, हाँ, या उसको अरेस्ट किया है, हाँ, ठीक है, तो उसमें कोई ना कोई आरोप लगाया होगा, बिल्कुल, कि ऐसा कर रही है, बिल्कुल, ठीक है, उसको जहां से अरेस्ट करेगी वहां से उसका वो तैयार करेगी, अरेस्टिंग मेमो तैयार करेगी, कहाँ से किस लोकेशन से किया, ठीक है, वो कहाँ खड़ा था, वो अगर मोबाइल उसके पास है तो उसकी लोकेशन क्या थी, कहाँ से अरेस्ट किया है ना, और कहाँ दिखा रही है, ठीक है, एक चीज ये। दूसरी चीज ये है कि जो है वो 24 घंटे में हाजिर नहीं किया, ठीक है, या कोई भी प्रोसीजर लैप्स हो, तो ये सारी चीजें जो है एक्यूज खुद बताता है। जब वो जेल से आता है, कोर्ट में हाजिर होता है, तो बताता है कि मेरे साथ तो बहुत गलत किया, उन्होंने 2 दिन तक जेल में रखा, ठीक, ये बताया हमको यहाँ से अरेस्ट किया है, ये दिखा यहाँ रहे हैं, ऐसा वो खुद ही बताता है। बाकी बहुत सी चीजें होती हैं कि जैसे आदमी ने बताया डिजिटल
सब मोबाइल है, लोकेशन आप कहाँ पे खड़े थे वो भी है, आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे, इससे पहले भी आप कहाँ रहे, तो ये सब चीजें आप दिखा सकते हैं कि उन्होंने बताया कि फलाने दिन जो है उन्होंने ऐसी घटना की है वहां पर आप दिखाएंगे कि नहीं वहां तो गए ही नहीं, हमारी लोकेशन ये है, हमारा हल्का ये है। तो इन सब चीजों से सारी चीजें बिल्डअप होती है, खुल के सामने आती है। सबूत इकट्ठा होते हैं। हाँ, उसके पिता पुलिस स्टेशन गए, शिकायत की, बिल्कुल, और पुलिस ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। बिल्कुल, झूठ सच जो है कभी छुप नहीं पाता। मतलब आपका कहना है कि जो कि एडवोकेट को इम्यूनिटी मिली होती है कि वो जेल में भी जाके अपने क्लाइंट से मिल सकता है और उससे वो वरोली बात करके उससे साक्षी जो है वो मौके तौर पर समझ सकता है और उसको जो है पता करके फाइंडिंग करके और उसमें कोई सबूत मिलते हैं तो उसको वो क्रमबद्ध करके वो जो है एविडेंस के तौर पे अब जैसे और कोई डिटेन हो गया, बिल्कुल, तो वो तो जेल में बेचारा बिल्कुल, क्या करेगा। तो अब ये है कि उनके पेरेंट्स को इसीलिए तो बनाया है, देखिए वादी नहीं इसीलिए तो सूचना देने के, नोटिस सर्व करने के लिए, ये सब पहले नहीं हुआ होता था। तो अब अगर सूचना ही नहीं मिली 2-3 दिन से, आप सोच रहे हैं कहाँ गायब हो गया वो, ठीक है, तो आपको सूचना मिला, नोटिस मिली कि इस वजह से अरेस्ट किया गया है, आप लोग उसकी तैयारी करेंगे, आप वकील ढूंढेंगे, वकील से बात करेंगे कि हाँ डिटेन है, वो हम उसको रिक्वेस्ट कराएंगे, उसको मेल कराएंगे। मतलब ये जो अधिकार है वकील को जाके जेल में मिलने का, इसका भी एक बड़ा सिग्निफिकेंस है कि वकील को अधिकार है, क्लाइंट को भी अधिकार है, क्लाइंट जो है राइट टू कंसल्ट कर सकता है, ये है, वकील से बात कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो लैपटॉप या मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो कैप्चर किए जाते हैं, तो इनकी क्या भूमिका होती है और इनको कैसे प्रामाणिकता इसकी जो साबित की जाए कि वाकई में जैसे कोई इन डिवाइसों का यूज किया है, इसके लिए क्या कोई लैब या कुछ टाइप का सिस्टम भी इसको? हाँ देखिए, इसको पूरा एक IT एक्ट बना हुआ है। अच्छा, IT एक्ट, ओके। उसमें उसको सब कुछ डिटेल में दिया है, और आजकल तो अब तो BNS आ गया है, ठीक है, BNS में इलेक्ट्रॉनिक को एविडेंस के लिए पूरा मान लिया है कि सारी चीजें एविडेंशियल प्रूफ में आएंगी। मोबाइल है, कैमरेज हैं, और जितनी डिजिटल में है, जैसे कि रीडिंग्स हैं, जो भी है डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब डिजिटल में प्रूफ है। तो उससे जो चीजें हैं काफी जो है वो क्लैरिटी आ गई है एविडेंसेस के लिए, और ये सब चीजें अब जैसे ये सब चीजें नहीं है, ठीक है ना, तो वहां पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं, सर्कमटेंशियल एविडेंसेस हैं, ठीक है ना, वो चीजें हैं, एजम्पशंस हैं कि भाई पुलिस ने अगर वहां पर अरेस्ट किया, वहां बताया कि वहां तो फेक था, वहां कोई था नहीं, ठीक है, या वाकई वहां से अरेस्ट किया है, अब कुछ नहीं था और मोबाइल भी नहीं उसके पास, ठीक है, तो बहुत सी चीजें हैं कि वहां से उसके साथ क्या हुआ, अरेस्टिंग वहां दिखाई तो वाकई वो वहां पर मौजूद था या नहीं था, ठीक है ना, अब उसको वहां पे था नहीं लेकिन वहां पे दिखा रही है, तो और भी चीजें कि वो वहां क्यों पहुंचा, पुलिस वहां पर कैसे पहुंची, क्या चीजें, तो सारी चीजें जब ट्रायल में होती है तो उस चीज सामने आ जाती है, वो सामने आ ही जाती है। हाँ, या फिर ये भाई पुलिस पूरी आयोग तैयार करेगा इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें सारी चीजें मेंशन करेगी, यहाँ से अरेस्ट किया, ये हुआ, ऐसा हुआ, तो उसका क्रॉस क्वेश्चन होता है, क्रॉस में पूछते हैं कि भाई ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों। मतलब गलत चीजों को रोकने के लिए या किसी भी अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी की मनमानी रोकने के लिए आपने जैसे बताया कि 3-4 चेक पॉइंट बनाए गए, जैसे कि तो हाईकोर्ट हो गया कि हाईकोर्ट मानिए हाईकोर्ट इस चीज को देखता है, एक पुलिस की भी अपनी इंटरनल शिकायत प्रपोज करके एक पूरी बॉडी होती है जो भी इस चीज को देखती है, और एक लोकायुक्त करके जो है सिस्टम है, वो भी मामलों को जहाँ पे शिकायत आप कर सकते हैं, करवा कर सकते हैं, तो इन सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है। इनमें क्या कुछ आपने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा कि इनमें जाने से जो है काफी जो है सही होता है उसके लिए, के लिए आप जो है आई ओपन में है, ओके, ठीक है, और बहुत से फोरम है जहाँ पर ये अपनी बात रख सकते हैं, ह्यूमन राइट्स का काफी रोल है। हाँ, सोशल मीडिया का बड़ा वो रोल है कि आज उमर खालिद के बारे में बताते हैं कि अनवांटेड डिटेंशन है, और भी एक्यूज ऐसे हैं इनके खिलाफ जो है कोई सबूत नहीं रहा लेकिन पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, ऐसा हुआ, NAC के मामले हो जाते हैं, UAPA के मामले हो जाते हैं, बहुत से होते भी हैं, बहुत से जो है गलत भी होते हैं। देखिए आपने पहले देखा बहुत से कोटा होता था, ठीक है, फिर NSA है जैसे, ठीक, तो अब UAPA बहुत ज्यादा वो है, ठीक है, और ED का मामले आप बिल्कुल होते हैं, अरेस्टिंग हो जाती है, रात में बैठाए रखे हैं, बिल्कुल सामने केस आया है कि जो रात में 3 बजे तक एक्यूज ने बताया हमें बैठाया, बिल्कुल, तो राइट टू स्लीप है, राइट टू स्लीप, ठीक है, जब आर्टिकल 21 है तो उसमें बहुत सी चीजें हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी का, तो लाइफ में आपको राइट टू स्लीप भी है, आपका अधिकार है कि आप सोएं, ऐसा नहीं है कि रात में आपको बैठाए रखा आप सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है, राइट टू शेल्टर है, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं।
नहीं, जाहिर सी बात आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि जो है काफी मददगार से लेके और माननीय हाई कोर्ट है, ठीक है, जो चीजों को रोकने का ही काम करती है एक तरह से देखा जाए। हाँ, शिकायत और दूसरी बात प्रोसीजर को भी बहुत CM अच्छा बनाया गया, ट्रांसपेरेंसी रहे। CM हेल्पलाइन भी और PM हेल्पलाइन भी आजकल के टाइम में चल रही है, हाँ, वो भी अपना इनका एक तरह का एक अलग एडिशनल विंग्स है जांच के लिए। और कानून को मानने का बिल्कुल सबको मानना चाहिए, सारे नागरिकों पे तो हिदायत है कि माने, लेकिन कानून का दुरुपयोग ना हो, ये भी मतलब तंत्र की एक कामयाबी होगी कि अगर कानून का दुरुपयोग ना हो, क्योंकि अगर कानून का दुरुपयोग होना शुरू होता है तो फिर फेलियर के चांसेस समाज के बढ़ने लगते हैं। बहुत अच्छे से समझाया आपने। अच्छा, एक ये बताइए, कॉमन मिथ एक बहुत है कुछ लोगों में, हिरासत को, जैसे कि मान लीजिए पुलिस ने हिरासत में ले लिया तो उनको मतलब पब्लिक को ज्यादातर ये फोबिया हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्वमेंट है ही, जबकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हिरासत में के बाद छोड़ भी देती है पुलिस इंक्वायरी करके, अगर इनकेस मान लीजिए बिल्कुल नहीं है, उसका कोई संलिप्तता पाई जा रही है तो ये हिरासत कर लेके जो लोगों में एक धारणा है उसको थोड़ा समझाइए कि मतलब कैसे उसको डरें ना डरें, या क्या करें, फेस करें क्या करें, या ना भागे उससे डरने की वजह। नहीं तो अब तो बहुत अनवांटेड टेंशन का समझ लीजिए ये है, पूरा दिया हुआ है। और हिरासत में पुलिस लेती है तो मैंने बताया कि 151 पावर जो है 151 CRPC, बिल्कुल, कि आप फदर वो बंदा कहीं और गलत एक्टिविटीज है, बिल्कुल, किसी को मारे ना, या किसी का जो लूट किया है या बहुत मतलब संगीन धाराओं में है, तो वो फर्दर वो ना करे। बिल्कुल। बाकी में डिटेल नहीं कर सकती। अच्छा, एक अमूमन बहुत ज्यादा कॉमन यूज होता है दो धाराओं का, एक तो 107-16 अमूमन लगा दी जाती है, पाबंद कर दिया जाता है लोग, और एक तो 151 पे कर दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पीड़ित ही, कभी कभी देखा गया बहुत ही ज्यादातर, अभी तो ज्यादा देखा जा रहा है कि कई केस ऐसे होंगे जहाँ पीड़ित मतलब खुद ही पीड़ित है और उसने शिकायत की है और उसी पे 151 या उस पे 107-16 लगा दी गई। तो ये चीजें तो थोड़ा सा अगेंस्ट द लॉ है, इसको कैसे आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उन्नाव का मामला आप जानते हैं, जहाँ लड़की के साथ कितना संगीन मामला हो गया, तो आप तो बता रहे हैं कि भाई कंप्लेन को ही मारा जाए। तो सोचिए इस तरह के भी मामले हो जाते हैं तो उनको जागरूकता के माध्यम से आई थिंक, और थोड़ा सा सजगता और थोड़ा हिम्मत से और अपने अधिकारों का यूज करके इनको चीजों को रोका जा सकता है। कि आप अगर वो आपको लगता है, क्योंकि हमने अभी देखा कि एक मामले में 107-16 में पीड़ित जो था वो हाईकोर्ट तक आया और माननीय हाईकोर्ट ने बाकायदा जो है एसडीएम साहब को बुलाकर काफी ज्यादा फटकार भी लगाई, और ये भी उन्होंने कहा कि 107-16 बनती नहीं थी कि कोई भी छोटी धारा हो तभी आप नहीं लगा सकते, कानून का उपयोग नहीं कर सकते जब तक वो बन ना रही हो, जब तक उसका जो है ग्राउंड ना बनता हो, आधार ना हो। तो ऐसे मामले आते हैं कि माननीय हाईकोर्ट काफी सख्ती से इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहती है कि इनका दुरुपयोग ना होने पाए। लेकिन ये छोटी धारा अनवांटेड ऐसा भी लोग जो है दंगा कराने की उसमें थे, तो वही 151 में ही आता है कि पुलिस को पावर है, तो वो छोटी मोटी धाराएं जो है उसमें लगा देता है। जैसे चुनाव के प्रचार का समय होता है तो पुलिस को लग रहा है, पुलिस किसी पार्टी से ऐसा मिल गया कि इन लोगों को भाई ये लोग चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा है, या ये साथ हमारा नहीं दे रहे हैं, दूसरे का दे रहे हैं, तो वही पॉलिटिशियन ही लोग जैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो पुलिस जो है प्रभाव में आके तो उसको अरेस्ट कर देती है। गिरफ्तारी होने के बाद से लेके और 48 घंटे की शुरुआत में 48 घंटे होते हैं, इसमें किसी व्यक्ति के परिवारजन को क्या क्या स्टेप है? देखिए, अगर आपको सूचना मिली है कि अरेस्टिंग हो गई है, ठीक है, तो आप तुरंत एडवोकेट से कांटेक्ट करें, बिल्कुल ठीक है, मिलिए, पर्सनली मिलिए, और फिर जो है पुलिस को तो ये करना है कि उसको 24 घंटे में हाजिर करना है। और एक चीज ये बताइए कि ड्यूरिंग जो टाइम टू ट्रेवल वहां तक, उसमें थोड़ा बढ़ सकता है टाइम। मान लीजिए आप 24 घंटे, मान के चलिए 48 घंटे, अगर कहीं ज्यादा दूर है तो हाजिर करेगी। आपको कोर्ट पहुंचना है, ठीक है, और पुलिस से भी रास्ता कायम करना है कि हाँ किस थाने से अरेस्टिंग हुई, ठीक है। उसके बाद को आप हाईकोर्ट में रेट फाइल कर सकते हैं, हाइबिस कॉर्पस। दूसरा कि अगर सेशन में है तो सेशन में बेल फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेल में आप जो रेगुलर बेल में करेंगे या आप एंटीसिपेटरी करेंगे? एंटीसिपेटरी का सवाल तब होता है जब अरेस्टिंग नहीं होती है, ओके, और जब अरेस्टिंग हो जाती है तो आप रेगुलर बेल करेंगे, ओके। एंटीसिपेटरी बेल अगर आपको ये लग रहा है कि बस आपके खिलाफ एफआईआर हुई है और आपको लग रहा है कि आपको झूठा फंसाया जा रहा है, उसी समय आप जो है एंटीसिपेटरी करिए। एंटीसिपेटरी इसी के लिए रहता है कि आप अरेस्टिंग से बच जाए। तो इससे फायदा क्या होता है, मतलब क्या को केस मान ली हो गया तो देर सवेर आपकी अरेस्टिंग होगी,
इंडस्ट्री कभी तो खत्म होगी। हाँ, लेकिन उससे आपको कोर्ट से स्टे मिल जाता है, ओके। सेशन कोर्ट से और हाई कोर्ट से, आप दोनों से। अच्छा, जो बेसिकली 4 तरह की जो बेल्स होती हैं जो अमूमन यूज होती हैं, एक तो आपका एंटीसिपेटरी हो गया, रेगुलर बेल हो गया, डिफॉल्ट बेल हो गया, एंट्री बेल हो गया। थोड़ा सा इनको अलग अलग समझाइए दर्शकों को कि मतलब कि इन बेलों में क्या फर्क होता है। कभी कभी मतलब पब्लिक को बड़ा जो है मिसकंसेप्शन होता है कि वो समझ नहीं पाते कि ये बेल में क्या है। तो आपने एंट्री बता दिया, और ये रेगुलर और डिफॉल्ट बेल जो होती हैं इनको थोड़ा सा पता चलिए। डिफॉल्ट बेल देखिए होती है कि आपकी पुलिस ने चार्जशीट जो है ये उसको 60 दिन में या 90 दिन में प्रावधान है। जी जी। और एनडी केस में तो 180 दिन तक का है, ज्यादा का है, बिल्कुल ज्यादा टाइम पीरियड है। तो इन सब टाइम पीरियड के अंदर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, और काफी देर लगा, ठीक है। तो आप जेल में हैं, ठीक है, तो आप जो है बेल ले सकते हैं, डिफॉल्ट बेल। मतलब आपका ये स्वतःधिकार हो जाता है। अगर चार्जशीट लगी है कुछ केसों में 90 दिन और कुछ केसों में 180 दिन, अगर इस दिनों के अंदर पुलिस ने चार्जशीट नहीं सबमिट की है अपनी, तो आप कोर्ट को जो है अवगत करा सकते हैं कि साहब हमको जो है बेल दे दी जाए, ग्राउंड बन जाता है, ग्राउंड वहां रख सकते हैं। बिल्कुल ये डिफॉल्ट बेल है और बिल्कुल आप ओके। मतलब 2 वर्गीकरण है, एक 90 दिन और एक 180 दिन। आई थिंक सीवियर केसेस जो हैं आपके, काउंटेबल केस जो अपने हैं वो 180 दिन में, कुछ केसेस में, और शायद बहुत से देखिए 90 के दिन, बहुत से जैसे एनडीपीएस है, तो ये बड़ी धारा है, और टाइम भी लगता है, थोड़ा बेचना का भी दायरा बड़ा होता है, इसलिए इनको एक्ट है, 180 दिन रखा गया है। स्पेशल एक्ट है ना, तो सबके स्पेशल एक्ट होते हैं, उसमें अलग जाहिर बात है कि आईओ को काफी ज्यादा वर्क करना पड़ता है करने में। तो मतलब कुछ धाराओं में अगर 180 दिन जिनमें है, इन धाराओं में प्रावधान है चार्जशीट सबमिट करने का, अगर उस दौरान वो नहीं करते हैं, और कुछ धाराओं में 90 दिन जिनमें वो नहीं करते हैं, तो इसको फिर आप जो है आप यहाँ पे डिफॉल्ट बेल के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। और कई केसेस में 60 दिन और होगा 90 दिन होता है। अच्छा, बाकी एमबीपीएस है जैसे और स्पेशल एक्ट है, तो उनके एक्ट में मेंशन रहता है कि कितने दिन में इनको सबमिट करना है। ये तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने डिफॉल्ट बिल समझाया। और अब रेगुलर बिल क्या होता है वो थोड़ा समझाइए। रेगुलर बिल जैसे अरेस्ट हो चुकी है, अरेस्टिंग हो जाती है, और उसके बाद आप फाइल करते हो, ओके, या फिर आपकी अरेस्टिंग हो गई, बेल हो गई थी, उसके बाद फिर अरेस्टिंग होगी ऑन द ग्राउंड ऑफ आपके खिलाफ एविडेंस सामने आए हैं, सब कुछ है, ओके, तो उसके बाद भी अगर आपका ग्राउंड फर्दर बन रहा है कि फिर उसको रिलीज करना, तो आप तभी उसकी बेल। इंटरिम बेल क्या होती है? इंटरिम बेल जैसे आपका कोर्ट के सामने हाजिर किया, ओके, और उसके बाद जमानत ले ली, अच्छा, जमानत ले ली, अब उसके ऊपर ये होगा कि वो उसको पीसी में आना पड़ेगा डेट पर, ठीक है, ट्रायल उसका चलेगा, ठीक है, उसके बाद को उसको फिर बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, तो इंटरिम का मतलब ही फॉर शॉर्ट पीरियड का बेल है, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, फर्दर होना पड़ेगा। तो ये इंटरिम बेल और एंटीसिपेटरी बेल जो होती है वो बिना जेल जाए भी दी जा सकती है, और रेगुलर और डिफॉल्ट बेल जेल जाने के बाद ही दे सकते हैं, ऐसा है? नहीं, एंटीसिपेटरी बेल तो बिना जेल जाए होता है, इंटरिम बेल में दोनों तरीके, कोर्ट में हाजिर होकर और जमानत होकर हो जाती है, उसके बाद को आप जो है कोर्ट में हाजिर होते रहे, ओके, फिर मजिस्ट्रेट के ऊपर कि वो कितना एक्सटेंड कर देती है उसको। एंटीसिपेटरी का ज्यादा पावर है, एंटीसिपेटरी आपको मिलती है तो आपको ड्यूरिंग कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल तक का भी हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, आपको बेल मिल चुकी है, अब आपका ट्रायल होगा, ट्रायल में जो भी होगा आप एक्यूज निकलेंगे, कन्विक्टेड निकलेंगे, तो आपको सजा होगी, अगर नहीं तो उसमें टाइम लगता है। अच्छा अभी साहब, आप इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, आपने सारे शरण देखे हैं, सारे सिस्टम को बाकी बारीकी समझा है। एक चीज बताइए कि आपको क्या लगता है बीइंग एन एडवोकेट की ऐसा क्या प्रावधान, क्या क्या चीजों का इम्प्लीमेंटेशन और होना चाहिए कानून में, जिससे कि थोड़ा शोषण जो है गरीब लोगों को, वंचितों का जो है रोका जा सके? आपको क्या लगता है कि क्या स्पीडी ट्रायल से लेके और कुछ चीजों का कुछ और जरूरत है इनकी पुनर्निर्माण की, जिसकी वजह से रोका जा सके? ये सब चीज प्रोसीजर सीआरपीसी में और या बीएनएस बना देने से इससे नहीं होगा। सबसे सुप्रीम हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से जब होता है तो वहीं से आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस, आपका वो कि हम लॉ को कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वहीं से रूपरेखा तैयार हो जाती है। एक फंडामेंटल राइट नया अगर पड़ा तो आप समझ लीजिए कि वहीं से आपका बीएनएस और वो सब रहता है, बिल्कुल, ठीक है ना। कि जैसे आपकी अनवांटेड डिटेंशन है, बिल्कुल, तो ये सिर्फ सीआरपीसी से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन से है, बिल्कुल, कि जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी और अनवांटेड डिटेंशन, तो उसमें रिट्स जो है पावर है हार्बिस कॉर्पस का और सब। तो एक प्रोसीजर पे बहुत वर्क हुआ है,
प्रोसीजर को अच्छा बनाया जाए, बिल्कुल। ताकि लोगों के लिए जो ट्रायल है, राइट टू स्पीडी ट्रायल आ गया है फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स में, हम्म, कि बहुत लंबी प्रक्रिया है। प्रक्रिया चलती रहती थी, कई तो सालों। उसमें वो इंसान को जो है बहुत मायूस हो जाता है। हम्म। ठीक है। अभी भी बहुत ऐसा है कि कई केस बहुत लंबे लंबे चल रहे हैं, 30-35 साल से हाँ, केस चलते ही चले जा रहे हैं, उनका निस्तारण ही नहीं हो पा रहा है। हाँ, हालांकि बहुत कुछ चीजों का जो ट्रिब्यूनल का गठन हुआ है, कुछ केस कई जगहों पे जो है स्पीडी ट्रायल का गठन हुआ है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ है, हाँ, हाई कोर्ट से लेके बेंचों की संख्या बढ़ाई गई है। लेकिन अभी भी चूंकि भारत एक बहुत विशाल देश है, 40 करोड़ की आबादी है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि अभी भी जो है पर्याप्त नहीं है ये सारे साधन जितने भी यूज किए गए हैं, जी, क्योंकि काफी ज्यादा जो है आरटीआई, आरटीई और इन सब का गठन भी किया गया है, लोकायुक्त का गठन है, जी, लोकपाल है, बैंकिंग रिलेटेड भी काफी चीजें को स्मूथनेस के लिए जो है अलग उनका सिस्टम है, आरबीआई देखता है उसको, सेबी देखती है कि एजेंसियां हैं, मतलब कई सारे एक पहले जो 100 साल पहले जो स्पोर्ट्स चीजों को देखती थी उनको काफी ज्यादा जो सेग्रीगेट कर करके काफी ज्यादा उनकी अभी ब्रांचिंग कर अभी दी है। भी अभी भी लेकिन अभी भी हाँ, तो अभी भी उनको वर्क की जरूरत है। आपको देखिए, क्या लगता है क्या मेन 2-3 चीजें क्या ऐसी हैं, जैसे कि एक तो जो जैसे कि ट्रायल का जो ड्यूरेशन जो समझ में आता है कि ट्रायल ड्यूरेशन थोड़ा किया जाए, जल्दी स्पीडी न्याय दिया जाए, तुरंत न्याय दिया जाए। देखिए मैंने पॉस्को केसेस भी किए हाँ हैं, हाँ हाँ और खासतौर से उसमें 3 साल के अंदर जो है, हाँ 2-3 साल के अंदर जो है हाँ, डिस्पोज करना होता है। होता है। लेकिन हमने देखा है, आज में आप चले जाइए, आप हम्म। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखिए, कोई भी पॉस्को का केस है तो 5 साल मिनिमम है, उसके ऊपर तक, हम्म। तो उसको डिस्पोज होना चाहिए। वो पीड़िता के लिए भी दिक्कत है और एक्यूज के लिए भी दिक्कत है। लेकिन एक्यूज अगर एक्यूज भी माइनर है तो मैक्सिमम 3 साल के तक ही इसको सजा हो सकती है पॉस्को में। नहीं, अगर मेजर है तब तो आप जो बता रहे हैं कि देखिए मैं उसका पूरा ही बताता हूँ, आपने पॉस्को को छेड़ दिया। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, तो देखिए पॉस्को बनता है जब लड़की माइनर है, माइनर, ठीक है, 18 से कम है बिल्कुल पॉस्को, बिल्कुल, 12 से कम है और संगीन हो जाएगा। और संगीन हो जाएगा। 18 और 12 दो क्लासेस। हाँ, 2 क्लासेस हैं उसके बाद। अब 16 साल को भी शायद जोड़ा गया निर्भया केस के बाद। हाँ बिल्कुल, 18 के अंदर भी सब आ जाएंगे, और उसको 18 से कम में आ जाएगा सब। नहीं, अगर एक्यूज 16 से ऊपर है, पहले 18 तक। हाँ, मैं अभी वो एक्यूज पे भी आता हाँ, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ हाँ, कि हाँ, लड़की की एज में 1 साल विक्टिम की, का ग्रेस लिया जाता है, ठीक है, लड़की का भी और जो एक्यूज है उसका भी। उसका ठीक है, ठीक है। अब मेजर की बात है, एक्यूज मेजर है, हाँ हाँ, ठीक। अब एक्यूज माइनर है, माइनर है तो उसको जुवेनाइल में ट्रीट किया जाएगा, जुवेनाइल, और जुवेनाइल डिसाइड करेगा कि वो बच्चा माइनर है या मेजर है। ओके, ठीक है, ओके, आपको जुवेनाइल में केस को आपको वहां पर दाखिल करना पड़ेगा उसको बचाने के लिए कि ये माइनर है, जिसमें हमने पॉस्को में हम्म। हमने उसकी बेल हाई कोर्ट से करा दी थी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्योंकि लड़की का बयान ही था कि मैं खुद गई थी सब कुछ, हाँ हाँ, ठीक है ना, तो मुझे मालूम था कि मैं बिना जुवेनाइल जाकर ही मैं उसके बाद को फिर मैंने सीधे जुवेनाइल में डाला। और क्योंकि मुझे उसको मालूम चल गया था कि उस समय पूछा भी था, तो बताया कि वो उसके आधार में 18 से ऊपर है, लेकिन एक्चुअल में वो जो है एकेडमिक जो है उसका, उसमें जो है वो 16 साल का समथिंग आ रहा, 17 साल, 16-17 का था। तो उसको मैंने जुवेनाइल में डाला, तो जुवेनाइल में उसका मार्कशीट मांगते हैं। ठीक है, मैं पूरा प्रूफ बता रहा हूँ। मार्कशीट पूरी वहां का जो होता है वो हाजिर करता है, ठीक है, कि ये इसका है, और उसके लिए उसकी गवाही भी होती है। तो गवाही होती तो फिर वो जुवेनाइल डिसाइड करती है कि हाँ ये माइनर है या मेजर है। अगर माइनर होता है तो उसके लिए जो है आपके ट्रायल में और भी ज्यादा उसको रिलीफ होती है। मार्कशीट कितने कम से कम क्लास की मार्कशीट को बिल्कुल ऑथेंटिक माना जा सकता है, मतलब जितनी कम, जितनी शुरुआत की, अगर मान लीजिए कक्षा 2 शीट है वो भी नहीं, लेकिन अप्रूव होनी चाहिए, सही। अगर मान लीजिए फर्जी बना दी गई है, नहीं, वो सब चीजें नहीं, हाईकोर्ट की मार्कशीट को ये तो स्कूल के प्रिंसिपल को, स्कूल को उसको इन्फॉर्म करके उनको सब मांगा जाता है, वो आते हैं, देते हैं, बकायदा गवाही भी देते हैं, सब चीजें। अच्छा, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट के आधार पे एज का डिटर्मिनेशन होता है या जो है मेडिकल के आधार? अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं बताने ही वाला था कि देखिए जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए हाई स्कूल का मान्य होता है, क्योंकि ज्यादातर अगर जैसे एक्यूज जो है हाई स्कूल नहीं किया है या जो है वो थोड़ा छोटा है, तो उसके एकेडमी को देखा जाएगा कि वो 5th क्लास में है, 5th क्लास में है, या फर्दर जो भी क्लास, तो उसको डिटरमाइन कर दिया जाएगा, जुवेनाइल में होगा, जुवेनाइल में जाएगा उसमें। और अगर किसी कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है तो उसका एकेडमिक का तो नहीं है, तो अगर उसका मान के चलिए मेजर है, अब
उसने हाई स्कूल नहीं दिया है, बाकी रिकॉर्ड में है, ठीक। और उसके पास आधार है, वोटर आईडी है, सब कुछ है, ठीक है। उसमें जो मार्कशीट है, उसमें जो जो उसकी वो है, तो उसी का किया जाएगा। फिर एकेडमिक रिकॉर्ड में नहीं होगा, फिर वो देखा जाएगा। लेकिन फर्स्टली आप एकेडमिक रिकॉर्ड को देखेंगे। बिल्कुल। इस पे एक हम आपसे पासको वाले मामलों की उसका भी बहुत बड़ा दायरा है और काफी क्वेश्चंस उसके बन जाते हैं, तो उस पे हम आपसे एक बार और चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इस पे टॉपिक पे आते हैं कि जैसे कि आपने लीगल डिटेंशन में बताया, तो ये चीज मान लीजिए आपने अपने ट्यूरिंग वकालत के दौरान ये कोई केस आप थोड़ा सा समझाइए कि जिसमें आपको पहले तो पुलिस ने उसको दिखाया कि वैलिड जो है हम रिटर्न कर रहे हैं, इनको रिटेन कर रहे हैं, और बाद में लगा कि वो इलीगल रिटेन थी, तो ये कहते हैं कब आपको समझ में आया और ये किस तरह से जो है इस चीज को फिर आपने प्रोसेस किया, तो ये केस बताइए इसका। ये एक्यूज तो जो 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 जिसको डिटेन किया गया है, तो उसको तो इतना कानून के बारे में नहीं मालूम होता कि हाँ उसके साथ गलत हुआ है, प्रोसीजर लैप्स है, ठीक है। जो पुलिस को जो है करना चाहिए था चीजों को, वो नहीं किया है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे केस आए हैं जिसमें जो है मैंने सारी चीजें बताई कि वो जो है जो पुलिस को करना चाहिए, अरेस्टिंग मेमो कहाँ से अरेस्ट किया है और उसको हाजिर किया है कि नहीं किया है, बैठाए रखा है, ठीक है, कहीं से अरेस्ट किया है, कहीं दिखाया है, एविडेंसेस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, आजकल ये चीजें, तो इन सब चीजों से वो पुलिस इसमें डिस्क्लोज हो जाती है कि हाँ इन्होंने जो है गलत किया। अच्छा, उससे अच्छा, अगर थाने में डिटेन करके पुलिस ने रोक रखा है, अभी वो जेल नहीं गया है और ना मजिस्ट्रेट जांच की है, इस दौरान भी क्या वकील के पास से राइट होता है कि वो थाने में जाकर पीड़ित को या जो भी एक्यूज है उससे मिल सके? हाँ, अच्छा, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया है, क्या है। और इलीगल बिल्कुल इलीगल डिटेंशन पे कन्वर्सेशन का भी प्रावधान है अगर ये प्रूव हो जाए तो? अच्छा, राइट टू कंपनसेशन का आपका फंडामेंटल राइट है कि कंपनसेट किए जाए। विक्टिम्स है जैसे उन्होंने बताया, बिल्कुल, जो रेप होता है और उनके साथ जो है काफी बेल अमूमन ज्यादातर एक बेल के बारे में दर्शकों को समझाइए कि बेल के बाद में एक बॉन्ड की जो प्रक्रिया होती है कि अमूमन बॉन्ड देना ही होता है, ठीक है। अमूमन कभी कभी ऐसा होता है कि बेल तो हो जाती है, पता लगा कि बॉन्ड नहीं आ पा रहे हैं, नहीं पूरा उसका प्रोसीजर पूरा हो पा रहा है, और वो फिर वो बंदा जो है तब तक वो जेल में और रहता है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस है जिसमें किसी भी परिवार का कोई जन पीड़ित या एक्यूज जो है वो थाने जो उसकी बेल हो चुकी है, तो पहले से प्रिवेंटिव एक्शन तौर पे परिवारजन क्या क्या लेके चले, मतलब कि क्या सलाह देंगे कि मतलब उनकी बेल प्रक्रिया की जो आसानी हो सके और वो मतलब इलीगली और भी और उसको रुकना ना पड़े बेल होने के बाद भी? इलीगली तो नहीं बोलेंगे, सिस्टम की जो कमी की वजह से, सिस्टम फेलियर कर सकते हैं, प्रोसीजरल लैप्स कर सकते हैं, की वजह से वो रुकना ना पड़े, तो क्या क्या वो लेके पहले से प्रिकॉशन क्या लेके चले परिवारजन? देखिए ये चीज मैंने बताया ना कि आप जब एडवोकेट करते हैं और एडवोकेट भी सीनियर है, जानता है, उसने बेल कराई है, बेल कब हो रही है, तो सूचित कर देता है। उससे पहले ही आप तैयारी कर रखें कि आप दो सिक्योरिटी की और जितने अमाउंट की वो कोर्ट ऑर्डर करती है कि क्या अमाउंट की आपको जो है बेल बॉन्ड लगाने हैं, तो उसका आप इंतजाम कर लें, ठीक है। जैसे कि गाड़ी लगानी है, घर के पेपर हैं, ठीक है, जितने अमाउंट का है तो वो सब आप तैयार कर लें। लेकिन उसमें भी मैंने देखा है कि 15-15 दिन तक और उससे ज्यादा तक भी लग जाता है। अगर एडवोकेट जानकार है तो वो एक तरह से पहले से सूचित कर देता है अमूमन केसों में कि पब्लिक मतलब परिवारजन को बता देता है कि ये श्योरिटी तुम्हें लगानी पड़ेगी, तो तैयारी करके रखो। अगर वो उसको तो केसों के आधार पर उसको पता चल जाता है या उसको जानकारी रहती है कि हाँ ये जो है बॉन्ड में इस तरह केस में ये बॉन्ड लगेगा, इस तरह लगेगा, उन्होंने वैसा पैटर्न एक तरह का चला भी आ रहा है। कोर्ट भी उस हिसाब से जो है जैसे चोरी के मामलों में किस तरह के लगेगी और दूसरे मामलों में कैसे लगेगी, तो ये जैसे हाईकोर्ट में बेल देती है, हाँ ठीक है, हाईकोर्ट बेल देती है, उसके बाद वो पहले तो मेंशन करती है किस ग्राउंड पे इसको प्रोसिक्यूशन ने सामने रखा केस, फिर डिफेंस में क्या रखा, बिल्कुल, उसके बाद कोई मेंशन करती है कि इनकी बेल हो रही है तो किन किन ग्राउंड पे इनको क्या क्या नहीं करना होगा, इनको कोर्ट में हाजिर होना होगा, है ना, ये बाहर नहीं जा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, या इनको जो है 2 सिक्योरिटी के साथ इनकी बेल हो रही है, 2 सिक्योरिटी लगाएंगे। उसके बाद अमाउंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे छोड़ दिया, सेशन में छोड़ दिया कि जितने अमाउंट होते हैं 2 सिक्योरिटी कह दिया। अब आप जो है सेशन में उसके अमाउंट अगर ज्यादा है तो तय करेगी कोर्ट कि हाँ उसको थोड़ा कम कराया जाए। जैसे एक केस था तो उसने बताया कि गरीब है, अब उसको प्रूफ करना है कि वो गरीब है, नहीं दे सकता, सही 50-50 हजार, तो
मैंने दिखाया कि देखिए इसको अरेस्ट किया था, वहीं ये दिखाया है कहाँ से अरेस्ट किया है, फिर बताया कि ये जुगल झोपड़ी में रहता था, माइनर था, ये लड़का था, उसपे पॉस्को लगा था। तो मैंने कहा उसी में मेंशन है कि कहाँ से अरेस्ट किया है, तो उसमें ये था कि वो गरीब घर है, उस टाइप में रहता, शेड में रहता था। तो मैंने कहा कि 20,000 से ज्यादा इसकी नहीं दे सकता। नहीं दे सकता, तो वो तय हो गया। तो अगर मान लीजिए कि मतलब इस पे आप जैसे बताना चाह रहे हैं कि इस पे भी जज साहब से कह के रिक्वेस्ट करके हाँ। इसको कम कराया जा सकता है इसको कम कराया जाता वकील है। साहब के माध्यम से। देखिए कम कराया जाता है। दूसरा एक ये भी है कि अगर उसके पास पैसा नहीं है, सीयूरिटी अमाउंट करने का, तो उसके बाद भी अगर नहीं है तो आप उसको रिलीज करें, आप उस ग्राउंड पे रोक नहीं सकते उसको। लेकिन ये चोरी के मामले जैसे मामले होते हैं, कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें लोग जमानत देने से बहुत कतराते हैं, अमूमन देखा गया है, आपने भी देखा होगा कॉलेज के दौरान कि लोग नहीं तैयार होते हैं नॉर्मली, कि बहुत ही परिवार के बहुत ही जो सगे संबंधी होते हैं वो शायद तैयार हो जाए, वरना लोग नहीं तैयार। तो इसको कैसे कि उसका राइट टू फ्रीडम कैसे फिर इसको देखिए मैं बताऊं कि देखिए एक तो प्रोसीजर है, हम प्रोसीजर को ओवररूल नहीं कर सकते, ओवररूल नहीं कर सकते, बिल्कुल प्रोसीजर से हटके नहीं कर सकते। उसका भी प्रावधान है, प्रावधान है, मतलब मैं बता रहा हूँ बॉन्ड का भी प्रावधान है। मतलब ये है कि कोई एक्यूज है, हाँ तो वो मान जितने भी संगीन है या कम भी है, कम है या बहुत ज्यादा संगीन है, तो उसमें श्योरिटी रखी इसलिए जाती है कि एब्सकॉन्डर ना हो जाए, चला जाए कहीं, कुछ ना हो जाए, और पाबंद बना रहे। हाँ पाबंद बना रहे, ट्रायल में वो फेस करे, और उस ट्रायल में अगर वो जो है एक्विट होता है तो एक्विट हो जाए, और अगेन कोई इस तरह कृत्य करने से भी डरे, हाँ तो फायदा न उठाए अपनी जमानत का। दूसरी बात, कोई भी अगर होगा तो उसका घर होगा, उसे कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी, तो वो उस चीज के लिए बाउंड होगा, घर वाले होंगे, उसका होंगे। लॉजिकल एक प्रावधान बॉन्ड का तो है, तो समझ में आता है कि किसी को जिम्मेदार बनाना और उसको समाज के प्रति जो है दोबारा उसके क्राइम को रोकना और इंश्योर करना कि वो जो है फिर से इनोवेशन ना हो पाए, तो बिल्कुल सही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आपने खुद बताया कि बहुत ऐसे केस होते हैं जिसमें मतलब पीड़ित बहुत गरीब घर का होता है या बहुत उसके फैमिली वाले, मतलब उसको कोई सहारा भी नहीं होता, एकल परिवार का होता है, तो इस कंडीशन में जो है आपका जो कहना है कि जैसे रिक्वेस्ट में उस चीज में आप रोक नहीं सकते भाई। आप वो मान लीजिए बहुत से ऐसे होते हैं जो उनके घर में या खत्म हो गया, कोई शुरू से नहीं रहा, या उनकी प्रॉपर्टी नहीं, गरीब बहुत है, तो सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो सिक्योरिटी के लिए पैसे नहीं इकट्ठा कर पा रहा है या उसका कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, तो उसी पर वो ऐसा नहीं है कि उसको डिटेन में रखा जाए। लेकिन जेलों में ऐसे मतलब ऐसे विचाराधीन या जो है ऐसे लोगों की जेल कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। अभी इस बीच में एक सर्वे भी आया था, एक रिपोर्ट भी आई थी कि जिसमें जिनको बेल तो मिल चुकी है लेकिन जमानत नहीं हो पा रही है इसी वजह से। तो ये तो फिर इसको लेके क्या इंश्योरिटी किया है कि जिससे ये लोग बाहर आ सकें जिनको बेल हो चुकी है इनकी? देखिए आजकल देखिए अब तो ये है कि जो लीगल आपके एड का लीगल एड, हाँ लीगल एड में, और वो आपके गवर्नमेंट ने भी डिफेंस काउंसिल को भी जो है कोर्टों में रखा है कि वो ऐसे लोग ढूंढे जो जो बहुत गरीब है उनका केस लड़े, बिल्कुल ठीक है, और वो जो है उनको रिलीज कराए। और जेलों में भी शायद इस तरह के मानवाधिकार से लेकर संगठन के लोग जाते रहते हैं, हाँ, जो देखते रहते हैं कि और कोर्ट को भी ये है कि कोर्ट भी पूछे कि आपका वकील है या नहीं है, कर पा रहे हैं क्या है। बिल्कुल। तो अच्छा जैसे कि मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे इंडिजिनियस पर्सन, सिविल केसेस में भी इंडिजिनियस पर्सन जो ऐसे लोग हैं बहुत गरीब हैं, जो केस को लड़ने के लिए पैसा नहीं कर सकते, उनके पास नहीं है पैसे, जैसे उनका घर किसी ने कब्जा कर रखा है और उनके पास बिल्कुल पैसा ही नहीं है, ऐसी महिलाएं हो सकती हैं, जैसे बच्चे हो सकते हैं जो माइनर हो, अब उनका केस को लड़े उनके पास नहीं है, तो वो कोर्ट की से आपकी कोर्ट की फीस में, और उसमें खास तौर से केसेस में जो है कि आपकी जो है कोर्ट फीस है, उन सब चीजों में जो है एग्जेम्पशन मिलती है। क्या सारे केसेस जितने भी होते हैं क्रिमिनल की, कोई भी आईपीसी से अब तो विनेस हो गया की धाराओं पे, उसमें एक्यूज के पास खुद अपने केस में पेश करने का अधिकार है, चाहे तो कर सकता है। ओके, तो वकील साहब बहुत ही कोई ऐसा कोई केस जो आप अंत में बताना चाहें जिसमें आपको लगा हो कि आपको कुछ हो गया हो, या थोड़ा सा लीक सेट के हो, या थोड़ा आपको संदेश के माध्यम से किसी जनता को देना चाहें तो शेयर करें। केस सारे दिल को छूते हैं, अच्छा, ठीक है, हम जिससे ही केस को डील करते हैं, चाहे पॉस्को का हो, NIA का हो, एनडीपीएस का हो, या चेक बाउंस के हो,
ठीक है। तो बेसिकली जो स्पेशल एक्ट्स हैं उनमें ज्यादातर दिल को छू जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज ये भी होता है कि हम ढूंढते हैं कि हाँ कि जैसे पॉस्को केस काफी मिसयूज हो रहा है वहाँ पे, दिल को नहीं छू जाते हैं, हर्ट कर जाते हैं। सही है, क्योंकि ये ऐसा बहुत गलत भी केस होते हैं। काफी कुछ मिसयूज बेचारे जो बहुत बुजुर्ग ऐसे लोग हैं तो ऐसे उसमें किसी ने माइनर को समझा कर वो करके पैसे देकर कैसे और उनके खिलाफ बुक कर दिया। अब उनकी इज्जत पूरी चली गई। अब वो बेचारे शरीफ आदमी और इतने बूढ़े भी और सब कुछ, और लोगों को समझ लीजिए वो हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे केसेस हैं कि इनका मिसयूज हो रहा है। अच्छा वकील साहब, लास्ट में बताइए, एक चीज बताएं कि जैसे कि क्या आप कोई मानते हैं कि आम जनमानस में अपने कानूनी दायित्वों, कानूनी राइट्स और अपने कानूनी जो भी तौर तरीके हैं उनको लेकर बहुत अभाव है, बहुत ज्यादा कानून की कम जानकारी है, इसलिए से काफी लोग, काफी संस्था या काफी प्राइवेट पब्लिक जो भी गलत तरीके के लोग मिल जाते हैं तो ऐसे मिसयूज करने लगते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कि पब्लिक को भी थोड़ा कानून पर ज्यादा सजग होना चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि क्या आपको ये भी लगता है कि अधिवक्ताओं को, बंधुओं को खासतौर पे जो अपने हैं, उनको ज्यादा थोड़ा सा जो है गंभीरता से समाज के दायित्व को निभाना चाहिए? हाँ। और ताकि जो है जो लोगों के मन में थोड़ा सा गलत धारणा बनती जाती है तो कानून के प्रति, समाज के प्रति, अधिवक्ता के प्रति, इसको थोड़ा सा रोका जा सके, तो इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? ये जो आप इस तरह के अवेयरनेस का काम कर रहे हैं वो वाकई काफी काबिल तारीफ है और इससे काफी लोगों को जानकारी मिलेगी। बिल्कुल। और मैं बता दूं कि 80% क्लाइंटों को बहुत कानून की नॉलेज नहीं होती है। थोड़ी बहुत जरूर, जो थोड़ा बहुत यूट्यूब और समथिंग सोशल मीडिया से मालूम कर लेते हैं, और उसमें भी काफी कभी आधी अधूरी जानकारी। और जो क्लाइंट्स जो ऐसे हैं जिन्होंने केस लगा है उनको नॉलेज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वो भी वकील से कंसल्ट करते रहते हैं, बताते रहते हैं स्टेज वाइज, उनको मालूम होता है इस स्टेज में ये है केस। तो अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों को जानने की जरूरत है, और जो है एडवोकेट को लोगों को सही राय देने की जरूरत है। और देखिए, जो हम जितना ही केस को ईमानदारी से करेंगे, उसका डिस्पोजल सही करेंगे, उतना ही पब्लिक में अवेयरनेस आएगी, लोगों का विश्वास भी बनेगा। बिल्कुल। और लोग जो है फिर घबराएंगे नहीं कोर्ट से जाने में। और खासतौर पे जो सही लोग हैं और गलत तरीके से फंसा दिए गए वो तो बिल्कुल नहीं होता है। हाँ। तो आशा करते हैं दर्शकों, वकील साहब ने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझाया। अगर आपको लगता है कि आपका, मैं दोबारा दोहराता हूँ कि कोई क्वेश्चन रह गया है जो पूछना चाहिए था, ठीक है, तो आप बिल्कुल तमाम जो हमारे फोन माध्यम से, व्हाट्सएप माध्यम से या मेल करके हमें क्वेश्चन पूछिए। अपना एक्सपीरियंस कोई हो, अपना कोई केस हो, आप डिस्कस करना चाहते हैं तो बताइए। वकील साहब से उसकी जो निष्पक्ष जो उसकी तरीका है, उसका जो है क्या वे आउट है उसका, वो आपसे बात करके और आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जो है अपनी सहमति दिखाइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों लोगों तक पहुंचाइए। हमारा प्यार आपके साथ ऐसे बना रहे। हम आपको और श्रृंखला के थ्रू और भी तरह के इंटरव्यू लेते रहेंगे और पब्लिक को जागरूक करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य यही है नई लीगल का कि पब्लिक को जागरूक हो, पब्लिक कानून से डरे नहीं, कानून को समझे और कानून को मतलब आत्मसात इस तरह से करे कि जो है वो उसके डेली जीवन में उसको फायदा रहे। और इलीगल डिटेंशन, इलीगल प्रिवेंशन, इलीगल कोई भी चीज जिसमें से उसको हरासमेंट किया जा रहा है, चाहे बैंक के रिकवरी एजेंट हो, चाहे कोई सिस्टम में कोई भी बंदा हो जिसको इलीगली थ्रेट कर रहा है, तो वो अपने कानून के प्रति, अपने दायित्व के प्रति जो है वो जागरूक है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।